नमस्कार दोस्तों, आज के इस यूट्यूब वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम ई-वे बिल से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे और उससे जुड़े हुए विभिन्न कानूनी पहलू एवं महत्वपूर्ण प्रावधानों का चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि ई-वे बिल एक रास्ते का बिल है, यानी इट इज़ अ बिल फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स। रूल 138 के अंतर्गत हर वो रजिस्टर्ड पर्सन जो मूवमेंट ऑफ गुड्स पॉज करता है उसे मूवमेंट ऑफ गुड्स पॉज करने से पहले ई-वे बिल जनरेट करना आवश्यक है। अगर कंसाइनमेंट वैल्यू इंटर स्टेट के केस में इंक्लूडिंग जीएसटी 50,000 से अबव और इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में 1 लाख अबव 1 लाख रुपीज़ हो। यहाँ कंसाइनमेंट वैल्यू से मतलब है इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी जीएसटी कंपोनेंट को इंक्लूड करते हुए। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि इंटर स्टेट के केस में तो ई-वे बिल की जो लिमिट है वो 50,000 ही है, लेकिन इंट्रा स्टेट यानी अगर हम राजस्थान स्टेट की बात करें तो 1 अप्रैल 2021 से राजस्थान सरकार ने इसकी सीमा को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया। यानी कि विद इन द स्टेट ऑफ राजस्थान अगर आप मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज करते हैं तो इंक्लूडिंग जीएसटी उस पर 1 लाख रुपये तक आपको ई-वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1 लाख से अबव होता है तो आप ई-वे बिल बनाएंगे। अब अगर कोई जनरली तो ये देखा जाता है कि सप्लायर द्वारा ही ई-वे बिल जनरेट किया जाता है, पर अगर किसी भी कारण से सप्लायर ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पा रहा है तो रेसिपिएंट भी ई-वे बिल इनवर्ट सप्लाई के लिए जनरेट कर सकता है। रूल 138(1) का प्रोवाइजो ये कहता है कि इंटर स्टेट जॉब वर्क के केस में, यानी कि जब प्रिंसिपल और जॉब वर्कर दोनों अलग अलग स्टेट में हो और जॉब वर्क परफॉर्म करने के लिए प्रिंसिपल द्वारा कोई गुड्स जॉब वर्कर को भेजी जा रही है, तो इस केस में विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। यानी कि जो 50,000 और 1 लाख की लिमिट मैंने आपको बताई है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। इंट्रा स्टेट जॉब वर्क के केस में अगर आप राजस्थान स्टेट की बात करें तो 1 लाख रुपए की लिमिट जो है वो यथावत रहेगी, ये समझना ज़रूरी है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि अगर किसी इनवॉइस में एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल सप्लाई दोनों मैंशनड हो तो ई-वे बिल जनरेट करने के लिए जो कंसाइनमेंट लिमिट की सीमा है उसको देखने के लिए हम सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे, एग्जेम्प्टेड को कंसिडर नहीं करेंगे। अब बात आती है कि ई-वे बिल में कुछ एक्सेप्शंस कौन कौन से दे रखे हैं। कई बार इन एक्सेप्शंस को गलत तरीके से समझ लिया जाता है, जिसकी वजह से बाद में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कुछ लोग इसको इस बात से समझते हैं कि विद इन 50 किलोमीटर्स हमें ई-वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं है। सही प्रोविज़न ये है कि अगर कंसाइनी और ट्रांसपोर्टर दोनों का प्लेस विद इन द स्टेट, विद इन द सेम स्टेट हो और दोनों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर तक हो, तो कंसाइनी द्वारा फर्दर ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर ट्रांसपोर्टर के पास माल पहुंचाया जाता है तो ई-वे बिल पार्ट ए जनरेट करके भी हम माल को पहुंचा सकते हैं। यानी उस केस में ई-वे बिल से एक्सेप्शन नहीं है, पार्ट ए तो फिर भी आपको जनरेट करना पड़ेगा। एक्सेप्शन सिर्फ पार्ट बी जनरेट करने के लिए ही है, और उसके लिए शर्त क्या है कि कंसाइनी और ट्रांसपोर्टर का जो प्लेस है वो विद इन द सेम स्टेट और विद इन द डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर्स लोकेटेड हो। एक दूसरा एक्सेप्शन है वेमेंट ब्रिज के केस में, यानी कि अगर आप कंसाइनमेंट को फर्दर रवाना करने से पहले अगर तुलाई कराते हैं वेमेंट ब्रिज पर भेजकर और वो वेमेंट ब्रिज विद इन द सेम स्टेट है और विद इन द डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स है, तो सिर्फ डिलीवरी चालान के बेस पे आप भिजवा सकते हैं, वहाँ पर आपको ई-वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि ई-वे बिल के और कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। तो इसके लिए आपको सब रूल 138 का सब रूल 14 देखना होगा। उसमें कुछ गुड्स मैंशनड है, जैसे कि एलपीजी, कैरोसिन, यूज्ड एंड हाउस होल्ड इफेक्ट्स, प्रेशस ज्वेलरी एक्सेट्रा, जिन पर ई-वे बिल मैंडेटरी नहीं है या ई-वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है। इसके साथ साथ शेड्यूल 3 में जो गुड्स मैंशनड है जो कि नाइदर ट्रीटेड एज गुड्स नाइदर ट्रीटेड एज सर्विसेज, उन पर भी ई-वे बिल आपको जनरेट नहीं करना। इसके अलावा एग्जेम्प्टेड गुड्स से संबंधित जो नोटिफिकेशन है, जैसे कि नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 डेटेड 28 जून 2017 सीरियल नंबर 16 एंड नोटिफिकेशन नंबर 7/2017 सीरियल नंबर 19 डेटेड 28 जून 2017, इनमें भी आपको ई-वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आपकी जो कमोडिटी है वो अगर इन नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 सीरियल नंबर 16 या नोटिफिकेशन नंबर 7/2017 सीरियल नंबर 21 इनमें फॉल कर रहा है तो भी ई-वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर शेड्यूल 3 में मेंशनड है तो भी ई-वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ एग्जेम्पशंस हैं जो अलग से ई-वे बिल के लिए दे रखे हैं। अब बात करते हैं कि अगर एक ही व्हीकल में अलग अलग कंसाइनमेंट जिनकी इंडिविजुअल कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से कम है, परंतु उस व्हीकल की जो टोटल कंसाइनमेंट वैल्यू वो 1 लाख से ज़्यादा है, तो क्या ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा।
सॉरी 50,000 से ज़्यादा है तो क्या ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है येस, क्योंकि अगर किसी भी एक व्हीकल में इंडिविजुअल कंसाइनमेंट वैल्यू तो 50,000 से कम है, पर टोटल कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो रही है, तो ई वे बिल जनरेट करना ज़रूरी हो गया, क्योंकि उस केस में टोटल देखा जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक कमोडिटी, सपोज एक मशीन है या कोई इक्विपमेंट जा रहा है, जिसको हम एक ही उसके साइज़ की वजह से हम एक व्हीकल में नहीं बेच सकते, हमें सेमी नॉकडाउन कंडीशन में उसको भेजना पड़ता है अलग अलग व्हीकल्स में। तो उस केस में हम ई वे बिल कैसे जनरेट करें? उस केस में ई वे बिल जनरेट करने के लिए आपकी इन्वाइस, जो टैक्स इन्वाइस है वो तो सिंगल ही बनेगी, लेकिन हर कंसाइनमेंट में जो हर कंसाइनमेंट को ई वे बिल के लिए एक अलग कंसाइनमेंट माना जाएगा, और हर कंसाइनमेंट के लिए आपको अलग अलग ई वे बिल बनाने पड़ेंगे। सपोज़ अगर आप 4 अलग अलग व्हीकल्स में वो गुड्स भेज रहे हैं सेमी नॉकडाउन कंडीशन में, तो आपको 4 अलग अलग ई वे बिल हर कंसाइनमेंट के लिए बनाने पड़ेंगे। पहले के जो 3 कंसाइनमेंट्स होंगे उनके साथ आप टैक्स इनवॉइस की फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं, डिलीवरी चालान लगाएंगे और ई वे बिल जनरेट करेंगे। जो 4th आपका लास्ट कंसाइनमेंट होगा उसके साथ आप ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस भेज सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस आपकी 4th कंसाइनमेंट के साथ ही भेजी जाएगी। इसी तरह कई बार क्वेश्चन ये भी उठता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर माल कई बार एग्जीबिशन के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर हमें पता नहीं होता कि अभी हमारी सेल फिक्स हुई है या नहीं हुई है। तो उस केस में हम टैक्स इनवॉइस को इशू नहीं कर सकते जब तक कि हमारी सेल फिक्स नहीं हो जाए, क्योंकि एग्जीबिशन में एक तरह से गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस भी होता है। तो उस केस में ई वे बिल कैसे जनरेट करें? तो ई वे बिल जनरेट करने के लिए आप डिलीवरी चालान का उपयोग कर सकते हैं। डिलीवरी चालान के बेस पर आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, और बाद में जब आपकी सेल फिक्स हो जाए जहाँ पे भी, जिस प्लेस पर भी, तो आप वहाँ पर टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बिल बुक साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन डिलीवरी चालान के बेस पर आप ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। जॉब वर्क के केस में भी डिलीवरी चालान के थ्रू जॉब वर्क के लिए माल भेजा जा सकता है। जॉब वर्क परफॉर्म होने के बाद जॉब वर्कर द्वारा प्रिंसिपल को गुड्स सेंड बैक भी डिलीवरी चालान के थ्रू भेजी जा सकती हैं। इसी तरह से अगर हम प्रोविज़न बात करें पेनल्टी के, तो पेनल्टी प्रोविज़न सबसेक्शन 3 और सेक्शन 129 में है। सेक्शन 129(3) में पहले टैक्स प्लस 100% ऑफ टैक्स के बराबर पेनल्टी लगती थी, यानी कि टैक्स तो लगेगा ही टैक्सेबल गुड्स के केस में, प्लस उस पर 100% पेनल्टी भी लगेगी। लेकिन अब उसको अमेंड करके तो उसमें टैक्स पोर्शन हटा दिया गया है। अब पेनल्टी जो लगती है वो केवल 200% ऑफ टैक्स पेबल ही लगती है। ये है टैक्सेबल गुड्स के केस में तब जबकि ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी। और अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं तो 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स या 25,000 विच एवर इज लेस। व्हेन द ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी, उसके लिए अलग पेनल्टी प्रेस्क्राइब्ड है जो सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 129 में है। सेक्शन 129(3) में जो पेनल्टी का नोटिस जाता है वो रूल 142(1)(a) के तहत DRC 01 प्रेस्क्राइब्ड है। DRC 01 फॉर्मेट में संबंधित रजिस्टर्ड पर्सन के पोर्टल पर अपलोड हो जाता है। वहाँ पर अगर आप चाहें तो उसका रिप्लाई दे सकते हैं। विदिन 7 days ऑफ दी शो कॉज नोटिस आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, अदरवाइज ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी इशू हो जाता है। और गुड्स कंसाइनमेंट सिर्फ पेनल्टी पे करने पर ही छुड़ाई जा सकती है, बाद में अगर आप चाहें तो उसकी अपील कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पहलू ई वे बिल से जनरेटेड संबंधित जो मैंने यहाँ पर क्लियर किया, आपसे चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी और भी अन्य जानकारी यहाँ लेकर मैं समय समय पर हाजिर होता रहूँगा। धन्यवाद।